everyone. So today we will start with our discussion on three-phase half-wave rectifier. So in three-phase half-wave rectifier सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखेंगे कि थ्री-फेज वेवफॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो थ्री-फेज वेवफॉर्म हम लोग इस तरीके से एक टेम्पलेट बना लेंगे जिसमें कि ये जो हर एंगल है ये है 60-60 का पार्ट है, ये है 120 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ठीक है। दिस इज 240, दिस इज 300 एंड दिस इज 360। सो इस तरीके से फिर ट्रायंगल बना लो, एंड देन यू जस्ट एक एक छोड़ के बनाते जाओ, ठीक है। ए फेज, बी फेज एंड देन 240 से जाएगा तुम्हारा, सॉरी इस तरीके से बनाने के बाद क्या है कि व्हाट वी कैन डू इज, पहला ए फेज होता है, ए फेज हमारा 0 से 180 डिग्री, तो इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। एंड देन बी फेज हमारा 120 डिग्री से शुरू होगा, तो देन इट विल स्टार्ट लाइक दिस मच, एंड 120 प्लस 180 होता है 300, तो इट विल एंड ऑन 300। एंड तीसरा फेज कहां से शुरू होगा? 240 डिग्री से, ठीक है, एंड इट विल गो दिस लाइक। सो इस तरीके से हम लोग फिर नीचे भी क्या है, एक छोटा छोटा 60-60 डिग्री का ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। 60-60 डिग्री का ट्रायंगल बना लेंगे, और ट्रायंगल बनाने के बाद क्या है कि अगेन जहां से ए फेज खत्म हुआ वहां से हम लोग ये 180 डिग्री के बाद वो नीचे वाला आ जाएगा, इसलिए ये जो ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल छोड़ के दूसरा ट्रायंगल में मिला देंगे, तो ये हमारा हो गया ए फेज। उसी तरीके से बी फेज हमारा यहां तक था, बी फेज कहां से शुरू होगा? बी फेज होगा 120 डिग्री से शुरू होगा, तो बी फेज हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से, ये हो गया हमारा बी का पॉजिटिव, ठीक है। ये ट्रायंगल से शुरू किए, इस ट्रायंगल से नीचे ले आए, एंड देन बी का नेगेटिव किधर से हो जाएगा? ये वाला जो ट्रायंगल है यहां से शुरू होगा, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल को छोड़ के दूसरा ट्रायंगल में उसको मिला देना है, इधर भी इसको एक्सीड करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये हो गया हमारा बी फेज। उसके बाद फिर क्या है? सी फेज। सी फेज के लिए क्या करेंगे? सी फेज के लिए क्या करेंगे? बी फेज जहां से शुरू हो रहा है वहां से 120 डिग्री बाद, तो यहाँ पे बी फेज शुरू हो रहा है, यहाँ से 120 डिग्री आगे, ये हो गया हमारा 240 डिग्री। अब यहां से हम लोग ये वाला जो है ये हो गया हमारा सी फेज, ठीक है। एंड देन इसको इधर भी एक्सीड कर देंगे, ठीक है, इधर भी एक्सीड कर देंगे। 240 माइनस 120, ये मतलब ये 60 से इधर से ये मैच करेगा। तो इस तरीके से हम लोग थ्री फेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा ए फेज है उसका हमने फेज डिफरेंस जो है वो 0 लिया है, मतलब ये है हमारा वी एम पी साइन ओमेगा टी। उसी तरीके से बी फेज है हमारा वी बी एन इक्वल टू वी एम पी साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, एंड VCN इक्वल टू VMP साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हुआ जबकि तुम्हारे पास ये टेम्पलेट नहीं है, तो ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मगर मान लो कि इस तरीके का टेम्पलेट मैंने खुद से बनाया है और फिर मतलब ये आइडिया मेरा नहीं है, मगर इस तरीके के टेम्पलेट में क्या है, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, मैं इसे दे दूंगा, ये हो गया 120, ये हो गया 180, 240, दिस इज 300 एंड दिस इज 360। तो इस तरीके का यदि टेम्पलेट तुम्हारे पास अवेलेबल है तो क्या कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से ए फेज बना लो। ठीक है, पहला ट्रायंगल का पीक से दूसरा ट्रायंगल के पीक को मिला दो, तो ये हो गया हमारा ए फेज। ठीक है, ये हो गया हमारा ए फेज। उसी तरीके से बी फेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट। ये देखो 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट, तो 120 डिग्री बाद से शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा बी फेज। सी फेज क्या है, प्लस 120 डिग्री और माइनस, इसको लिख सकते हैं 240 डिग्री। सो माइनस 240 डिग्री के लिए क्या करेंगे, सो दिस इज आवर सी फेज। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और यदि टेम्पलेट नहीं है, कॉपी पे बनाना है, तो ये छोटा छोटा ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है 60-60 का छोटा ट्रायंगल बना लो एंड देन मेक इट। सो यहाँ पे हमने वही वेवफॉर्म को बनाया है, और वेवफॉर्म क्या है, ये हमारा है ए फेज। ठीक है, and then this is how we will make B phase and this is how we will make C phase। ठीक है, इसके बाद क्या है कि थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास 3 डायोड होते हैं। ठीक है, और कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होगा, 3 थायरिस्टर होगा। तो इन 3 डायोड और 3 थायरिस्टर को हम लोग 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो कनेक्शन होता है, हाँ, पहला जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं कॉमन कैथोड कनेक्शन। इसमें क्या होगा, ये किसी डायोड का ये हो गया एनोड टर्मिनल, ये हो गया कैथोड टर्मिनल, इस डायोड का ये कैथोड, इस डायोड का ये कैथोड। जब सारे कैथोड टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो उसको कहते हैं हम लोग कॉमन कैथोड कनेक्शन। इसमें क्या हुआ कि हमने जो एनोड टर्मिनल था, एनोड टर्मिनल को जो हमारा यहाँ पे एनोड टर्मिनल डायोड का है, इसको अलग अलग 3 फेज सप्लाई दिए हैं और कैथोड कनेक्शन को एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं। ये है हमारा कॉमन कैथोड कनेक्शन। एंड देन दूसरा कनेक्शन है हमारा कॉमन एनोड कनेक्शन। ठीक है, उसमें क्या हुआ है, सारे डायोड के एनोड टर्मिनल को एक साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। ये है इस डायोड का एनोड, ये है इस डायोड का एनोड, ये है इस डायोड का। तो एनोड टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दिया है एंड देन कैथोड टर्मिनल पे क्या है, हमने 3 फेज सप्लाई दिया है। ठीक है, ये जो लाइन है ये है न्यूट्रल। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं एक एक कनेक्शन को देखेंगे कि कॉमन कैथोड में कौन सा डायोड ऑन होगा, क्योंकि हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ए फेज के अक्रॉस कुछ अलग वोल्टेज होगा, बी फेज के अक्रॉस अलग वोल्टेज होगा और सी फेज में अलग वोल्टेज होगा। ठीक है, तो कौन सा डायोड हमारा किस टाइम पे ऑन होगा, इसको हमें देखना होगा। उसी तरीके से कॉमन एनोड कनेक्शन में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ए फेज में अलग पोटेंशियल रहेगा, बी फेज का अलग वोल्टेज होगा, सी फेज का अलग वोल्टेज होगा। सो क्या होगा कि उस टाइम पे कौन सा हमारा डायोड ऑन होगा, इस चीज को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट VA is
5 volt, 10 volt, and Vc is again suppose this is 15 volt. ठीक है, सपोज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम Va 5 है, Vb 10 है और Vc हमारा है 15 वोल्ट। तो उस केस में क्या होगा, हियर इस टर्मिनल पे रहेगा 5 वोल्ट, यहाँ पे रहेगा 10 वोल्ट, यहाँ पे रहेगा 15 वोल्ट। तो अभी हमें पता नहीं है कि D1 ऑन होगा, D3 ऑन होगा, D5 ऑन होगा, ये हमें नहीं पता है। मगर हमें ये पता है कि किसी डायोड का जब VAK इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, देन दैट डायोड विल बी ऑन। तो सबसे पहले एज्यूम क्या करेंगे कि लेट अस सपोज D1 हमारा ऑन है, ठीक है, लेट अस सपोज क्या है हमारा, D1 ऑन है। तो D1 ऑन होने से क्या हुआ कि इस पॉइंट का वोल्टेज विल बी सेम एज दिस पॉइंट का वोल्टेज। सो यहां का वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट, ठीक है। सो यहां का वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट ना। तो हमारा D2 क्या होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा। तो D2 के एनोड, ये है इसका एनोड, ये है इसका कैथोड। सो D2 के एनोड कैथोड टर्मिनल पे क्या आ रहा है, VA माइनस VK शुड बी ग्रेटर देन 0 ऑन होने के लिए। तो हम लोग देखते हैं एनोड क्या है, 10 वोल्ट है, कैथोड पे कितना पोटेंशियल है, 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट है। सो ये क्या करेगा, इट इज ग्रेटर देन 0, सो डायोड D2 भी क्या है, ऑन होगा, ठीक है। सो पहले क्या हो रहा था, डायोड D1 को हमने ऑन एज्यूम किया तो यहाँ का वोल्टेज था 5 वोल्ट। डायोड D2 भी ऑन हुआ तो क्या हो गया, यहाँ का वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट। तो अभी हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। उसी तरीके से D3 क्या हो जाएगा, D3 के एनोड पे है 15 वोल्ट एंड कैथोड पे है 5 वोल्ट। सो एनोड माइनस कैथोड यहाँ पे भी 0 है, इसके लिए भी क्या है, VAK इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो गया, यहाँ का वोल्टेज क्या था, 15 वोल्ट। अब ये डायोड ऑन हो गया तो यहाँ का वोल्टेज भी 15 वोल्ट होना चाहेगा। तो ये है ऑन। तो हमारा D1 जो हमने ऑन एज्यूम किया था, इसमें समस्या है। क्या समस्या है कि D1 ऑन होने से यहाँ का वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट, ठीक है। अब क्या है, D3 भी, और हमने देख रहे हैं ये है D3, ये है D5, ठीक है। D3 क्या हो रहा है, D3 भी इस केस में ऑन ही रह रहा है। क्यों, क्योंकि इसके टर्मिनल पे है, यहाँ पे है 10 वोल्ट, यहाँ पे है 5 वोल्ट। सो हम लोग देख रहे हैं एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0, सो D3 भी ऑन है। जब D3 ऑन होगा तो यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट होना चाहेगा। एक ही पॉइंट पे दो वोल्टेज तो नहीं हो सकता है ना। उसी तरीके से D5 के केस में क्या है कि D5 भी ऑन है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होना चाहेगा, 15 वोल्ट होना चाहेगा। तो क्या हो गया, D1 ऑन एज्यूम करने से यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट भी हो सकता है, 10 वोल्ट भी होना चाहेगा, 15 वोल्ट भी होना चाहेगा। क्यों, क्योंकि तीनों डायोड ऑन है। इसलिए क्या होगा कि ये है D1 के केस में। अब देखते हैं D2 को ऑन एज्यूम करेंगे। अब हम लोग देखते हैं हम लोग देखेंगे D5 को हम लोग ऑन एज्यूम करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि D3 तो बीच का वोल्टेज है जो। सो सपोज आवर D5 इज ऑन, ठीक है। सपोज आवर D5 इज ऑन। नाउ यदि D5 ऑन है तो यहां का वोल्टेज कितना हो गया, 15 वोल्ट। क्यों, ये शॉर्ट सर्किट से इसको रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वही यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 15 वोल्ट ना। उस केस में D3 डायोड क्या होगा, इसका V एनोड है हमारा 10 वोल्ट एंड V कैथोड है हमारा 15 वोल्ट। सो
वी ए के, वी एनोड टू कैथोड क्या हो गया, लेस देन 0, 10 - 15 इज लेस देन 0। सो ये वाला डायोड का कंडीशन क्या हो गया, ऑफ। ठीक है, उसी तरीके से D1 भी क्या हो जाएगा, जब D3 ऑफ है तो D1 भी ऑफ होगा। तो यहां से हम लोगों को एक चीज पता चलता है कि जिस डायोड के अक्रॉस सबसे ज्यादा वोल्टेज होगा, ठीक है, एनोड टर्मिनल पे, वो डायोड क्या करेगा, बाकी सारे डायोड को टर्न ऑफ कर देगा। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पे जिस डायोड के अक्रॉस सबसे ज्यादा वोल्टेज है वही डायोड ऑन रहेगा, और वो डायोड क्या कर रहा है, बाकी बचा हुआ डायोड को ऑफ कर दे रहा है। ठीक है, तो कॉमन कैथोड कनेक्शन में वही डायोड कंडक्ट करेगा जिसके क्रॉस वोल्टेज जो है सबसे ज्यादा है। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो गया ना। अब आते हैं कॉमन एनोड में। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि सपोज एट दिस पॉइंट वोल्टेज इज -5 वोल्ट, हियर -10 वोल्ट, हियर -15 वोल्ट। ठीक है, D4 के अक्रॉस है -5, D6 के अक्रॉस है -10 एंड D2 के अक्रॉस है -15। यहाँ पे भी कौन सा डायोड ऑन होगा ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक डायोड को ऑन करके देखेंगे कि बाकी दो डायोड का क्या कंडीशन है। तो देख लेते हैं, सपोज D4 इज ऑन। पहला एज्यूम क्या किए, D4 जो है वो हमारा ऑन है। ठीक है, D4 ऑन होने से क्या होगा कि यहां का वोल्टेज हो जाएगा -5 वोल्ट। ठीक है, ये मिल गया, यहाँ का वोल्टेज हो गया -5 वोल्ट। तो D6 के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे क्या हो गया, V एनोड क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनल एनोड, यहाँ पे है -5 वोल्ट। सो यहाँ पे है -5 वोल्ट। V कैथोड क्या हो गया, यहाँ पे है वोल्टेज -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। ठीक है, सो V एनोड माइनस V कैथोड इक्वल टू -5 माइनस -10, इट इज 5 वोल्ट विच इज ग्रेटर देन 0। सो ये डायोड हो गया टर्न ऑन। ये टर्न ऑन होने से क्या होगा, यहां का वोल्टेज अब -10 वोल्ट होना चाहेगा। ठीक है, सो दिस डायोड विल बी ऑन। नाउ जब D2 का भी क्या होगा, जब ये डायोड D6 ऑन है तो D2 भी ऑन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि सपोज इनिशियली हम एज्यूम करेंगे कि सपोज D2 इज ऑन। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमारा D2 ऑन है। D2 ऑन होने से क्या होगा, यहां का वोल्टेज हो जाएगा -15 वोल्ट। ठीक है, यहां का वोल्टेज -15 वोल्ट हो गया। तो D6 क्या होगा, इसके एनोड टर्मिनल पे वोल्टेज है हमारा -15 वोल्ट एंड कैथोड टर्मिनल पे वोल्टेज है -10 वोल्ट। सो VAK हो गया -15 -10 विच इज -5 लेस देन 0। सो इस केस में क्या है, D6 हमारा ऑफ है। ठीक है, उसी तरीके से यदि D6 ऑफ है तो D4 भी ऑफ ही होगा। ठीक है ना, D4 भी ऑफ ही होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कॉमन एनोड कनेक्शन में क्या हो रहा है कि जिस डायोड के अक्रॉस सबसे ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज है वही डायोड टर्न ऑन हो रहा है, और वो डायोड टर्न ऑन होने के बाद क्या है, बाकी जो बचा हुआ डायोड है उन सबको टर्न ऑफ कर दे रहा है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, सो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि कॉमन कैथोड में क्या हो रहा है, कॉमन कैथोड कनेक्शन में वोल्टेज जिस डायोड के अक्रॉस सबसे ज्यादा है, जिसके एनोड टर्मिनल पे
वोल्टेज सबसे ज्यादा है वही डायोड हमारा क्या होगा, टर्न ऑन होगा। सो डायोड विथ मैक्स एनोड वोल्टेज विल टर्न ऑन। ठीक है, जिस डायोड के एनोड टर्मिनल पे सबसे ज्यादा वोल्टेज होगा कॉमन कैथोड कनेक्शन में, वही डायोड टर्न ऑन होगा। उसी तरीके से कॉमन एनोड कनेक्शन, कॉमन एनोड कनेक्शन में क्या हमने देखा कि जिस डायोड के कैथोड टर्मिनल पे सबसे कम वोल्टेज था वही डायोड टर्न ऑन हुआ था। सो डायोड विथ मिनिमम voltage at cathode terminal will turn on। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन कैथोड कनेक्शन, ये हो गया कॉमन एनोड कनेक्शन। ठीक है, कॉमन कैथोड कनेक्शन में इस तरीके से डायोड टर्न ऑन होगा, कॉमन एनोड कनेक्शन में इस तरीके से डायोड हमारा टर्न ऑन होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या है कि इसको कॉमन कैथोड कनेक्शन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कॉमन कैथोड कनेक्शन इस तरीके से है। नाउ जब हमारे पास 3 फेज सप्लाई रहेगा, ये ड्राइंग दिख रहा है क्या सही से? यस सर। नाउ सपोज वी हैव 3 फेज सप्लाई, तो ए फेज को हमने सप्लाई दिया है, वी ए से ए फेज को सप्लाई दिया, वेयर वी ए इज वी एम पी साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वी एम पी है हमारा मैक्सिमम फेज वोल्टेज। उसी तरीके से बी फेज को सप्लाई दिया है वी एम पी साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ठीक है, एंड सी फेज को सप्लाई दिया है वी एम पी साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री और प्लस 120 डिग्री, जो भी लिखना है। तो दिस इज द 3 सप्लाई जो कि हमने 3 फेज सप्लाई दिया है इस डायोड ब्रिज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर को। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। सो हमारा पर्पस है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसका कनेक्शन कौन है। इसका कनेक्शन है हमारा कॉमन कैथोड कनेक्शन। तो कॉमन कैथोड कनेक्शन के लिए अभी हमने पढ़ा है कि जिस डायोड एट एनी इंस्टेंट, जिस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा वही डायोड हमारा टर्न ऑन होगा। ठीक है, तो हम लोग 3 फेज सप्लाई बना लिए हैं। ठीक है, दिस इज आवर 3 फेज सप्लाई। इस 3 फेज सप्लाई में क्या है कि ये हमारा है वी ए एन। ठीक है, दिस इज आवर वी ए एन, दिस इज आवर वी बी एन एंड ये है हमारा VCN। ना इसमें क्या है कि जो कौन सा डायोड ऑन होगा, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज सबसे ज्यादा है ना, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक मिनट। तो यहाँ पे हमारा एक क्रॉस ओवर हो रहा है, फिर यहाँ पे वोल्टेज क्रॉस हो रहा है,
यहाँ पे वोल्टेज क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस एरिया में, इस एरिया में, ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में कौन सा वोल्टेज सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वोल्टेज है वो है VCN। तो VCN वोल्टेज सबसे ज्यादा है, तो कौन सा डायोड ऑन रहेगा इस केस में? इस केस में हमारा D5 डायोड ऑन रहेगा। ठीक है, इस इंस्टेंट पे क्या होगा? इस इंस्टेंट पे ये जो क्रॉसओवर पॉइंट है, इस इंस्टेंट पे क्या हो गया? VAN ज्यादा हो गया VCN से। तो सबसे पहले क्या था? D5 ऑन था और ये D5 क्या किया था? इन दोनों को ऑफ करके रखा था। अब क्या हुआ? VAN का वैल्यू ज्यादा हो गया VBN और VCN से। मतलब ये एरिया में क्या है? VAN का वैल्यू ज्यादा है VBN और VCN से। तो उस केस में क्या होगा कि डायोड D1 ऑन होगा और D1 के ऑन होते ही क्या करेगा ये डायोड? इसको और इसको ऑफ कर देगा। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज किसके कारण हुआ? D1 के कारण हुआ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम केस है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो VAN का वैल्यू ज्यादा है VBN और VCN से। तो यहाँ पे क्या है? हमारा डायोड D1 ऑन होगा एंड ये डायोड D1 ऑन होने के बाद क्या करेगा? इसको और इसको ऑफ करके रखेगा। अब आते हैं इस एरिया में। इस एरिया में क्या हुआ कि VBN का वैल्यू ज्यादा हो गया VAN से। तो यहाँ पे क्या हुआ? VBN का वैल्यू हो गया ज्यादा VAN से, तो क्या हो जाएगा? D3 ऑन हो जाएगा। अब D3 ऑन होते ही क्या हुआ कि ये D1 और D5 को ऑफ कर देगा। ठीक है ना? तो सेम प्रोसेस चलेगा अप टू हियर, मतलब यहां तक सेम प्रोसेस चलेगा, क्योंकि यहाँ पे VBN ज्यादा है VCN और VAN से। इस पॉइंट पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे क्या हुआ कि हमारा VCN की वैल्यू ज्यादा हो गई फिर से। तो क्या होगा? VBN टर्न ऑफ हो जाएगा एंड VCN विल बी टर्न ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डायोड टर्न ऑन होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक और बार देख लेते हैं। अब देखो पहले क्या ऑन था हमारा? पहले हमारा ऑन था D5। ठीक है, सो यहाँ पे ऑन था D5 हमारा ऑन था। तो यहाँ का वोल्टेज क्या था? यहाँ का वोल्टेज था VCN। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज था VCN और यहाँ का वोल्टेज था, यहाँ तो कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है VBN एंड यहाँ का वोल्टेज है VCN ना। इस इंस्टेंट पे क्या है कि हमारा VCN का वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए D5 ऑन है। D5 ऑन होगा तो इसका मतलब इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ का जो वोल्टेज है सेम वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, उस केस में हमारा D1 का क्या स्थिति रहेगा? ये रहेगा V एनोड माइनस V कैथोड, दैट इज VAN माइनस VCN। नाउ VA का वैल्यू क्या है इन दिस पीरियड? VA का वैल्यू है इतना, कम है, VC का वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ठीक है, D2 का ऑन होने का कंडीशन क्या है? दैट VBN माइनस VCN शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इस इंस्टेंट पे क्या होगा? हमारा VAN है हमारा, सॉरी VBN है हमारा इतना निगेटिव है एंड VCN है ज्यादा है। तो क्या हो गया? निगेटिव वोल्टेज माइनस पॉजिटिव वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा? ये भी लेस देन 0 होगा। तो मतलब ये D3 है। तो D1 एंड D3 बोथ आर ऑफ।
इस इंस्टेंट पे क्या हो गया, जैसे ही इस इंस्टेंट से ये हमारा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ 60 डिग्री है, तो ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री से प्लस गया, मतलब व्हेन ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस, तो D1 क्या था, D1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या अपियर हो रहा है, VAN माइनस VCN। तो जैसे ही 30 से प्लस जाएगा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। और जैसे ही इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यहाँ पे जो वोल्टेज VCN अपियर हो रहा था इसके जगह पे अब वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे अपियर VAN, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज VAN अपियर होगा, जो हमारा D5 था इसके अक्रॉस वोल्टेज है VCN माइनस इस पॉइंट का वोल्टेज, तो इस पॉइंट का वोल्टेज अभी क्या हो गया, VAN हो गया, इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, तो ये पहले कंडक्ट कर रहा था, अब ये टर्न ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसी तरीके से इस इंस्टेंट पे देखेंगे तो वोल्टेज BN के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, VBN, D3 के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, VBN माइनस यहाँ का वोल्टेज, सपोज यहाँ का वोल्टेज VP मान लेते हैं, तो यहाँ का वोल्टेज है VP। अब VP का वैल्यू क्या है, VP का वैल्यू है यहाँ पे, पहले से ए डायोड D1 कंडक्ट कर रहा था, तो यहाँ का वोल्टेज था VAN, ठीक है, तो ये क्या हो गया VBN माइनस VAN। तो जैसे ही इस इंस्टेंट, ये हमारा कितना डिग्री है, दिस इज 120, सॉरी ये है 120, ये हो गया 150 डिग्री, ठीक है ना। तो जैसे ही ये 150 डिग्री प्लस होगा, व्हेन ओमेगा टी इक्वल टू 150 डिग्री प्लस, मतलब जस्ट इसके बाद, उस टाइम पे क्या होगा, VBN की वैल्यू ज्यादा हो गई और VAN की वैल्यू कम हो गई। इस इंस्टेंट के पहले इस डायरेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे क्या था, VAN की वैल्यू ज्यादा थी, VBN की वैल्यू कम थी, तो ये वैल्यू क्या हो रहा था, लेस देन 0 हो रहा था। और इस इंस्टेंट के जस्ट बाद, ठीक है, इधर देखोगे तो जैसे ही इधर गया क्या हो गया, VBN की वैल्यू ज्यादा हो गई, VAN की वैल्यू कम हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये डायोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो डायोड टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली 3 फेज वोल्टेज के कारण वो अपना ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। सो ये है हमारा कॉमन कैथोड कनेक्शन में, इस तरीके से हमारा ऑपरेशन होता है। ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कॉमन कैथोड कनेक्शन में ओके, कॉमन कैथोड कनेक्शन में D1 हमारा ऑन होगा जब A फेज सबसे ज्यादा होगा, D3 ऑन होगा जब B फेज सबसे ज्यादा होगा, एंड D5 ऑन होगा जब C फेज सबसे ज्यादा होगा। तो D1 A फेज कहां से कहां तक सबसे ज्यादा है, A फेज है हमारा 30 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक सबसे ज्यादा है। सो D1 विल बी, इस केस में क्या होगा, D1 हमारा फॉरवर्ड बाइस होगा 30 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में। D3 कब ऑन होगा, D3 हमारा B फेज से कनेक्टेड है, तो D3 ऑन होगा 150 से 270 के बीच में, B फेज का वोल्टेज सबसे ज्यादा होता है। सो D3 will be forward bias when omega t is greater than 150 and less than 270, and D5 हमारा कनेक्टेड है C फेज से, सो D5 हमारा कब फॉरवर्ड बाइस रहेगा, जब हमारा C फेज का वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा। तो C फेज का वोल्टेज सबसे ज्यादा है हमारा 270 से लेकर के नेक्स्ट 120 डिग्री तक, तो ये 270 से लेके 390, अब 390 में का मतलब क्या हो गया, 270 से 360 एंड 360 से 390, 360 से 390 क्या हो गया, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से 30 में भी यही रहेगा सबसे ज्यादा,
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डायोड D1, D3 एंड D5 इस पीरियड में ऑन फॉरवर्ड बाइस रहेगा और ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट है तो बताओ। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एक डायोड जो है वो 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है एंड एक पीरियड ऑफ इनपुट, एक साइकिल ऑफ इनपुट में, ये है हमारा एक साइकिल ऑफ इनपुट में हमें आउटपुट का 3 साइकिल मिल रहा है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो आउटपुट का 3 साइकिल मिल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं एफ आउटपुट इज 3 टाइम्स एफ इनपुट। ठीक है, और इस कन्वर्टर को हम लोग 3 पल्स कन्वर्टर और रेक्टिफायर भी कहते हैं, 3 पल्स रेक्टिफायर। तो ये हो गया हमारा कॉमन कैथोड कनेक्शन। नेक्स्ट है कॉमन एनोड कनेक्शन। ठीक है, कॉमन एनोड कनेक्शन में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस डायोड के अक्रॉस सबसे ज्यादा निगेटिव वोल्टेज होगा वही डायोड टर्न ऑन रहेगा, बाकी दोनों डायोड क्या होगा, टर्न ऑफ होगा। तो ये है हमारा 3 फेज वोल्टेज VAN, VBN एंड VCN। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस डायोड के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां के बीच में ये जो वोल्टेज है हमारा VBN सबसे ज्यादा निगेटिव है, तो कौन सा डायोड ऑन होगा, D6 ऑन होगा और D4 एंड D2 विल बी टर्न ऑफ। एंड इन दिस पीरियड कौन सा वोल्टेज सबसे ज्यादा निगेटिव है, VCN सबसे ज्यादा निगेटिव है, तो यहाँ पे कौन सा डायोड ऑन हो रहेगा, D2 विल बी ऑन। सो यहाँ पे D2 विल बी ऑन, यहाँ पे कौन सा डायोड ऑन होगा, D6 विल बी ऑन। ठीक है, और ये D2 क्या करेगा, बाकी दोनों को रिवर्स वाइज कर देगा। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर टू हियर कौन सा वोल्टेज सबसे ज्यादा निगेटिव है, VAN वोल्टेज सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा, D4 हमारा ऑन रहेगा और ये D4 क्या करेगा, बाकी D2 और D6 को टर्न ऑफ कर देगा। ठीक है, एंड आफ्टर दिस पीरियड, आफ्टर दिस इंस्टेंट क्या है, फिर से हमारा VBN हमारा सबसे ज्यादा निगेटिव है, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, VBN सबसे ज्यादा निगेटिव है तो फिर से D6 ऑन हो जाएगा और बाकी दो डायोड ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा दैट विल बी दिस। ठीक है, जब हमारा D6 ऑन रहेगा, जब D6 ऑन रहेगा तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, VBN। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, यही तो है आउटपुट वोल्टेज V0। ठीक है, सो ये आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, VBN। तो जब D6 ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज इज VBN। सी हियर। ठीक है, एंड आफ्टर 90 डिग्री क्या हो गया, VCN सबसे ज्यादा हो गया, तो VCN के कोरस्पॉन्डिंग D2 विल बी टर्न ऑन। सो D2 विल बी टर्न ऑन, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 टू 90 सबसे ज्यादा निगेटिव वोल्टेज है हमारा VBN। सो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा, D6 हमारा ऑन होगा एंड यहाँ का वोल्टेज होगा VBN। ठीक है, एंड फ्रॉम 90 टू ऑनवर्ड्स क्या है हमारा, सबसे ज्यादा निगेटिव वोल्टेज है
VCN। सो जब VCN सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा डायोड D2 ऑन हो जाएगा, और जैसे ही डायोड D2 ऑन होगा यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा VCN। नाउ जब हम लोग बात करते हैं डायोड D2 ऑन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा डायोड D6 ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या है हमारा AN इज सबसे ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज क्या है, AN है। सो हमारा इस पीरियड में D4 विल बी ऑन, और जैसे ही D4 ऑन होगा ये क्या करेगा, ये बाकी जो दो डायोड है उसको टर्न ऑफ कर देगा, और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VAN। सो इन दिस पीरियड VAN विल बी द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। यही वोल्टेज है हमारा लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज, एंड अगेन द प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो इस केस में क्या है हमारा आउटपुट वोल्टेज इस तरीके का आएगा, नेगेटिव DC पॉजिटिव। नाउ तो इस केस में हमारा डायोड D2 डायोड D6 कहां से कहां तक ऑन रह रहा है, डायोड D6 है हमारा 0 से 90, और इसको हम लोग लिख लेते हैं D2, D4 एंड D6। तो D2 कहां से कहां तक फॉरवर्ड बाइस रह रहा है, D2 है 90 से 210 तक, सो दिस इज फ्रॉम 90 डिग्री से 210 डिग्री तक। D4 कहां से कहां तक ऑन रह रहा है, 210 से 330, 210 डिग्री से 330 डिग्री, एंड D6 330 से 120 डिग्री और इसमें ऐड कर देंगे, तो 120 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 450। 450 को हम लोग लिख सकते हैं 330 डिग्री से 360 डिग्री, एंड देन अगेन फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया 30 और यहाँ 90, 120 डिग्री। तो इस केस में भी क्या है कि एक डायोड हमारा कितना देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, एंड ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ डायोड, सॉरी वन साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, एक साइकिल जो है इनपुट वोल्टेज का, ये इस एक साइकिल में क्या है आउटपुट का 3 पल्स मिल रहा है, ये वाला थोड़ा इसमें मिला देंगे, देन इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये और ये। तो हम लोग कह सकते हैं ये भी हमारा 3 पल्स कन्वर्टर है, ठीक है। सो दिस इज आवर कॉमन एनोड कनेक्शन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है कि एवरेज वोल्टेज एंड RMS वोल्टेज क्या होगा कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड कनेक्शन में। तो हम लोगों ने वेवफॉर्म देख लिया है ना। सो नेक्स्ट क्या है हम लोग देखेंगे कॉमन कैथोड कनेक्शन में, हम लोग को फाइंड करना है V0 एवरेज एंड V0 RMS कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं V0 एवरेज। ना ये है हमारा कॉमन कैथोड कनेक्शन। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक वोल्टेज की जो आउटपुट वोल्टेज है वो उसका पीरियड जो है वो 120 डिग्री है, ठीक है ना। ये जो वोल्टेज है मतलब
यही चीज रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया इसका एक पीरियड। ये पीरियड कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, D1 से लेके, सॉरी 30 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक। तो एवरेज हम इसी में निकालेंगे ना। ये ड्यूरेशन है हमारा 120 डिग्री हो गया इसका पीरियड। ठीक है, 120 डिग्री हो गया पीरियड। एंड एक फेज कब से कब तक कंडक्ट कर रहा है, 30 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक। सो क्या हो जाएगा, 1/120 डिग्री होता है 2π/3 इंटू ए फेज कहां से कहां तक कंडक्ट कर रहा था, आउटपुट 30 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री, VMP साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करो, क्या हो गया, 3 इंटू VMP डिवाइडेड बाय 2π, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos ओमेगा टी, दिस इज 150, दिस इज 30, VMP बाय 2π cos 30 डिग्री माइनस cos 150 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिग्री माइनस cos 150 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 एंड cos 150 डिग्री का वैल्यू होता है -√3/2। ठीक है, सो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा √3। सो यहां से ये आ गया 3√3 VMP डिवाइडेड बाय 2π। सो ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज एवरेज। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 VML बाय 2π, जहां पे VML है हमारा RMS वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज। ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज। तो किसी भी क्वेश्चन में हमको पता है कि जो वोल्टेज दिया हुआ है, सपोज एक क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्ट, तो ये जो 400 वोल्ट है ये है हमारा लाइन वोल्टेज का RMS वैल्यू। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। जो दिया हुआ रहता है वो लाइन क्वांटिटी ही दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यदि 400 वोल्ट दिया हुआ है तो इस वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये है हमारा लाइन वोल्टेज, तो इसका फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, स्टार कनेक्शन है तो ये हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हम लोग स्टार कनेक्शन ही लेते हैं, 400/√3। सो इफ वी पुट 400/√3 तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड VMP इज RMS वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज। ठीक है ना, ये हो गया एवरेज वोल्टेज। नेक्स्ट है RMS वोल्टेज, क्या हो जाएगा, V0 RMS 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है हमारा यहाँ पे 120 डिग्री, VMP स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू
VMP स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 30 से 150 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख देंगे cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 d ओमेगा टी। उसके बाद क्या है, इसको इंटीग्रेट करो 3 VMP स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। नाउ 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 माइनस 30 दैट इज 120। 120 को लिख सकते हैं 2 पाई बाय 3। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन। ठीक है ना, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, तो ये हो जाएगा -1/2। नाउ साइन 2 ओमेगा टी, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 300 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करो इस सबको, ये आ जाएगा हमारा ये पावर 1/2। 3 VMP स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2 पाई बाई 3। ना साइन 60 होता है कितना हमारा, √3/2 एंड साइन 300 क्या हो जाएगा बताओ, साइन 300 हो जाएगा -√3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। So this is our output RMS voltage in case of कॉमन कैथोड कनेक्शन। इसी तरीके से कॉमन एनोड कनेक्शन में क्या होगा, आरएमएस वोल्टेज तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि हमारा स्क्वायर हो जाता है, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो आरएमएस वोल्टेज विल बी सेम इन केस ऑफ कॉमन एनोड कनेक्शन ऑल्सो। एंड कॉमन कैथोड कनेक्शन में क्या हो जाएगा, सॉरी, और एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा उस केस में, एवरेज वोल्टेज हो जाएगा। अगेन हम इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं, और जब इस तरीके से फाइंड करेंगे तो कॉमन एनोड कनेक्शन में जो हमारा एवरेज वोल्टेज आएगा वो आएगा V0 एवरेज कॉमन एनोड। ठीक है, कॉमन एनोड कनेक्शन में V0 एवरेज आ जाएगा हमारा -3√3 -3V ml/2 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कॉमन एनोड कनेक्शन में। सो दिस इज आवर कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड कनेक्शन। नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने डायोड के को लेके किया था, दिस वाज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का केस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये हो गया, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के केस में क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि T1, T3 और T5 टर्न ऑन कब होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि डायोड, जब ये डायोड रेक्टिफायर था, कॉमन कैथोड कनेक्शन था, तो डायोड जो है वो हमारा कंडक्ट कहां से कहां तक कर रहा था, 30 डिग्री से
150 डिग्री तक, ठीक है। एंड D3 कहाँ से कहाँ कंडक्ट कर रहा था, 150 डिग्री से अगला 120 मतलब 270 डिग्री तक। एंड D5 कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा था, 270 से 390, ठीक है ना, इतना डिग्री तक कंडक्ट कर रहा था। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन कैथोड कनेक्शन जब डायोड वाला हम लोग देखे थे, तो यहाँ पे D1 इज टर्न ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन A फेज इज मैक्सिमम, D3 इज टर्न ऑन इस पीरियड में जब B फेज इज मैक्सिमम, एंड D5 इज टर्न ऑन इन दिस पीरियड जब हमारा C फेज मैक्सिमम है। तो थायरिस्टर T1, T3 एंड T5 भी जो है वो फॉरवर्ड बायस इसी पीरियड में रहेगा, ठीक है। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि थायरिस्टर T1, T3 and T5 will be forward bias. फॉरवर्ड बायस कब रहेगा, इस पीरियड में 30 से लेके 150 डिग्री के बीच में जब ए फेज मैक्सिमम है, उस समय पे क्या होगा, T1 इज फॉरवर्ड बायस, T3 फॉरवर्ड बायस कब होगा, 150 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक, ठीक है। एंड T5 फॉरवर्ड बायस कब है, 270 डिग्री से लेकर के 390 डिग्री तक। मगर क्या ये कंडक्ट करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब तक इसको हम लोग फायरिंग पल्स नहीं देंगे तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो T1 विल कंडक्ट जब हम लोग इसको फायरिंग पल्स देंगे ना। सपोज हमने T1 को फायरिंग पल्स दिया एट एंगल अल्फा, ठीक है, अल्फा एंगल पे फायरिंग पल्स दिए, तो T1 हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया था, इस टाइम पे ये है हमारा 30 डिग्री। नाउ T1 को हमने फायरिंग पल्स दिया एट एंगल अल्फा, तो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला कि अल्फा को यहाँ ये एंगल अल्फा होगा या फिर ये एंगल अल्फा होगा, बताओ, ए करेक्ट है या फिर बी करेक्ट है। बी वाला सर। यहाँ पे हमारा बी करेक्ट है। बी क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमने जब फायरिंग एंगल का डिफिनीशन जब हम लोग पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि जब हमारा SCR और टर्न ऑन होता है विथ रिस्पेक्ट टू रेसिस्टिव लोड, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न ऑन कहाँ, सॉरी, जब SCR हमारा फॉरवर्ड बाइस होता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से हम लोग अल्फा की वैल्यू को मेजर करते हैं। तो इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, 0 से 30 के बीच में क्या है हमारा जो T1 है वो हमारा है रिवर्स बाइस, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे VAN का वैल्यू कम है VCN से, तो रिवर्स बाइस है। और ये फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड बाइस कब हो रहा है, हो रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है इसका जो फायरिंग एंगल मेजर करेंगे इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स मेजर करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से BN का जब T3 का जब फायरिंग एंगल मेजर करेंगे तो यहां से नहीं करेंगे कि बी फेज यहाँ से 0 से एक्स्ट्रा 0 से पॉजिटिव में गया है तो यहां से मेजर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज T3 के अक्रॉस अपियर हो रहा है वो VBN वोल्टेज T3 के अक्रॉस अपियर नहीं हो रहा है। T3 के अक्रॉस वोल्टेज क्या अपियर हो रहा है, VBN माइनस VAN, ठीक है। तो दो VBN यहाँ पे 0 से ज्यादा हो गया है, लेकिन VBN माइनस VAN इज स्टिल लेस देन 0, ठीक है। इसलिए यहां से यहां के पीरियड में क्या होगा, T3 हमारा रिवर्स बाइस रहेगा ना। इस इंस्टेंट पे जाके क्या हुआ कि हमारा ये जस्ट फॉरवर्ड बाइस हुआ, ठीक है, T3। इसलिए फायरिंग एंगल जो है इसके लिए हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे। सेम केस रहेगा VCN के लिए, फायरिंग एंगल हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। So in general
T1 हमारा कंडक्ट कहां से कहां, मान लो अल्फा एंगल पे हमने T1, T3 एंड T5 को रिस्पेक्टिव फायरिंग एंगल दिया, फायरिंग पल्स प्रोवाइड किया। सो T1 विल कंडक्ट कहां से कहां तक करेगा, 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा तक, ठीक है। T3 विल कंडक्ट 150 प्लस अल्फा से 270 डिग्री प्लस अल्फा, एंड T5 will conduct 270 plus अल्फा से 390 प्लस अल्फा, ठीक है। तो T1 कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, 30 प्लस अल्फा, ये 30 डिग्री पे फॉरवर्ड वाइज हुआ है, एंड देन आफ्टर 30 डिग्री सपोज कि हमने यहां पे टर्न ऑन किया है, ठीक है। तो ये यहां से कंडक्ट करेगा कब तक, जब तक कि ये दूसरा वाला जो SCR है वो टर्न ऑन ना हो जाए, ठीक है। दूसरा वाला टर्न ऑन हो जाएगा तो फिर ये आगे इस तरीके से चलेगा, ठीक है, इस तरीके से कंडक्ट करेगा। मगर ये जो कंडक्शन है, ये जो T1 का कंडक्शन है फ्रॉम 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा, ये ट्रू होगा व्हेन 150 प्लस अल्फा इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 150 प्लस अल्फा इज लेस देन 180 डिग्री, और करंट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, करंट किसमें कंटिन्यूअस रहता है, हाईली इंडक्टिव लोड। तो T1 कहां से कहां के बीच में कंडक्ट करेगा, 30 प्लस अल्फा से लेकर के 150 प्लस अल्फा, किस में केस में करेगा, इस पीरियड में कंडक्ट जब हमारा 150 प्लस अल्फा इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू जब 180 से कम है, या फिर करंट हमारा कंटिन्यूअस है, दैट इज लोड इज हाईली इंडक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हेन अल्फा इज 0 डिग्री, जब अल्फा 0 डिग्री होगा तो 30 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 30 प्लस अल्फा इज 30, 150 प्लस अल्फा इज 150। सो T1 कहां से कहां तक कंडक्ट किया, इस पीरियड में 30 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक T1 कंडक्ट किया, एंड T3 कहां से कहां करेगा, 150 प्लस अल्फा, 150 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री है, सो 150 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक। सो सेम, जब अल्फा की वैल्यू 0 होती है तो थायरिस्टर इज एज गुड एज डायोड, ठीक है। सो इस पीरियड में कंडक्ट करेगा। नाउ T5 कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, 270 प्लस अल्फा, दैट इज अल्फा की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया 270 से लेकर के 390, ठीक है। 390, यहां से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गया, तो मतलब 0 से 30 के बीच में भी यही करेगा। तो ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट है, सपोज वी हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, अल्फा के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है, सपोज अब हमने क्या कर दिया है, अल्फा की वैल्यू कर दिया है 30 डिग्री, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या कर दिया है, 30 डिग्री। तो T1 इस केस में कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, ये था 30 प्लस अल्फा, तो 30 प्लस अल्फा कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है ना, प्लस 150 प्लस अल्फा, सो 150 प्लस अल्फा कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है।
नाउ यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, 150 प्लस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला क्राइटेरिया क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए T1 हमारा क्या कहां से कहां तक करेगा, 60 से 180 डिग्री तक कंडक्ट करेगा। ठीक है, उसी तरीके से T3 कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, व्हेन अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, 150 प्लस अल्फा दैट इज 180 डिग्री से 270 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 30 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 300 डिग्री। उसी तरीके से T5 कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, 270 प्लस अल्फा, ठीक है ना, 270 प्लस अल्फा क्या हो गया 300 डिग्री, एंड दिस इज 390 प्लस अल्फा दैट इज 420 डिग्री। तो T1 हमारा 60 से 180 के बीच में कंडक्ट करेगा, तो दिस इज आवर 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, यहां से यहां के बीच में ये है अल्फा, सो दिस विल बी लाइक दिस। आउटपुट वोल्टेज किस तरीके का हो जाएगा, यहां से 60 से VAN कंडक्ट किया, नाउ T3 फिर जैसे ही T1 ऑफ हुआ, T3 क्या हो गया उसी इंस्टेंट पे ऑन हो गया, सो T3 विल बी V output will be like this corresponding to VBN, and at 300 डिग्री क्या हो गया, T3 ऑफ हो गया, T5 ऑन हो गया। So this will be our output voltage। ठीक है, ये कब होगा, when अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्या है, यहां पे लोड क्या है, लोड यहाँ पे हाईली इंडक्टिव लोड रहेगा या फिर रेसिस्टिव लोड रहेगा, दोनों के लिए सेम केस होगा। क्यों, क्योंकि मान लो रेसिस्टिव लोड है, तो रेसिस्टिव लोड कब तक कंडक्ट करेगा, जब तक कि वोल्टेज पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो हर जगह पे वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव ही है। ठीक है, हाईली इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि वोल्टेज पॉजिटिव रहे या वोल्टेज निगेटिव रहे, जब तक करंट फ्लो, कोई एक डिवाइस क्या है होना चाहिए, हर टाइम पे एक डिवाइस ऑन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए पाथ चाहिए होगा। तो सपोज करंट इज कंटिन्यूअस, तो क्या होना चाहिए, एक डिवाइस हमारा ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हर इंस्टेंट पे कोई एक डिवाइस ऑन हो रहा है, ठीक है, ऑन ही रह रहा है। तो इसके ये वाला जो आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ये ट्रू रहेगा whether it is R load or highly inductive load। ठीक है, RL highly inductive load, दोनों के लिए ये सेम आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म आएगा। नेक्स्ट क्या है, हम लोग फायरिंग एंगल को और बढ़ाएंगे। ठीक है, सपोज नेक्स्ट वी इंक्रीज द फायरिंग एंगल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो जब फायरिंग एंगल को 60 डिग्री करेंगे, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, T1 कहां से कंडक्ट करेगा, 30 प्लस अल्फा। सपोज फायरिंग एंगल इज 60 डिग्री, तो T1 कहां से कंडक्ट कर रहा है, 30 प्लस अल्फा से। तो दिस इज 30 प्लस अल्फा, मतलब 90 डिग्री से लेकर के 150 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 210 डिग्री के बीच में ये फॉरवर्ड बाइस रहेगा, सॉरी इसके बीच में ये कंडक्ट करेगा ना। 150 प्लस अल्फा से 270 प्लस अल्फा, मतलब 210 से ये इसको कहां तक करना चाहिए, 330 डिग्री तक, एंड देन 330 डिग्री से कहां तक, 390 प्लस 60, 450 डिग्री तक। ठीक है, तो T1 को कहां से कहां के बीच में करना चाहिए, 90 से 210। T3 को कहां से कहां करना चाहिए, 210 से 330। T5 को कहां से कहां करना चाहिए, 330 से 450। नाउ
हमने एक कंडीशन भी लिखा था कि 150 प्लस अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो हमने क्या बताया था कि ये वाला जो है कंडक्शन टाइम ये तब होगा व्हेन 150 प्लस अल्फा शुड बी लेस देन 180 डिग्री और लोड इज हाईली इंडक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 150 प्लस अल्फा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू नहीं है। ठीक है, एंड लोड इज हाईली इंडक्टिव। अब लोड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यही दो कंडीशन था जिस केस में ये वाला जो है ये ट्रू होता। तो यहाँ पे देखते हैं लोड क्या है। तो इसके इसलिए अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए हम लोग दो लोड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज रेसिस्टिव लोड। ठीक है, सो फर्स्ट वन हम लोग क्या देखते हैं कि व्हेन लोड इज रेसिस्टिव, आर लोड, व्हेन लोड इज रेसिस्टिव इन नेचर, तो उस केस में क्या होगा कि दिस इज आवर 90 डिग्री, ये हमारा है 90 डिग्री। यहां से लेकर के कहां तक कंडक्ट करेगा, करना चाहिए था T1 को, करना चाहिए था यहां तक। ठीक है, यहां तक करना चाहिए था। तो फ्रॉम 180 से व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 210 डिग्री, क्या हो रहा है, VAN का वैल्यू लेस देन 0 हो जा रहा है। ठीक है, इस पीरियड में देखो VAN का वैल्यू लेस देन 0 हो गया एंड VAN का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, करंट होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, इट इज ऑल्सो लेस देन 0। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू भी निगेटिव हो गई, मगर आई नॉट नेगेटिव, आई नॉट का मतलब क्या है, नेगेटिव आई नॉट का मतलब है कि आई नॉट विल ट्राई टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहेगा, मगर इस डायरेक्शन में क्या SCR करंट को अलाउ करेगा क्या, बताओ। नो सर, नो, अलाउ नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, बिटवीन 180 डिग्री से लेकर के 210 डिग्री के बीच में क्या हो जाएगा, SCR हमारा टर्न ऑफ रहेगा और सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, सो जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर। ना I0 की वैल्यू है 0, सो इस पीरियड में आई वोल्टेज की आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V नॉट, इट इज ऑल्सो 0। सो आफ्टर 180 डिग्री से 210 डिग्री के बीच में आउटपुट वोल्टेज इज 0। तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम 180 डिग्री से 210 डिग्री तक, जब तक कि फिर से दूसरा SCR T3 ऑन ना हो जाए, क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज 0। सो इस केस में जो हमारा T1, T3 एंड T5 जो है वो कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। ठीक है, T3 कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, 210 डिग्री से लेकर के अप टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट कितना है, 360, 300। एंड T5 कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, 330 से लेकर के 420 डिग्री तक। ठीक है, सो T1 विल कंडक्ट फ्रॉम 90 टू 180 डिग्री। सो 90 से 180 डिग्री के बीच में क्या हो जाएगा, V0 विल बी इक्वल टू VAN। क्यों, क्योंकि T1 कंडक्ट कर रहा है, तो V0 इज इक्वल टू VAN 90 से 180 डिग्री के बीच में। 180 डिग्री से लेकर के 210 डिग्री के बीच में क्या हो जाएगा, V आउटपुट विल बी 0। क्यों, क्योंकि करंट इज 0, तो V आउटपुट इज 0। फ्रॉम 210 डिग्री से लेकर के 330 डिग्री के बीच में क्या होगा,
T3 इज कंडक्टिंग, जब T3 कंडक्ट करेगा तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VBN, VBN हो जाएगा, तो आउटपुट विल correspond टू B phase. So this is our output voltage. Now during this time क्या होगा, B phase हमारा निगेटिव हो गया है और जो T5 है उसको अभी तक हमने पल्स नहीं दिया है, फायरिंग पल्स नहीं दिया है, तो आउटपुट वोल्टेज इज 0 एंड दिस विल कंटिन्यू. सो ये हो गया हमारा जब लोड हमारा रेसिस्टिव रहेगा. सो दिस इज ट्रू फॉर रेसिस्टिव लोड. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब हमारा इंडक्टिव लोड रहेगा तो उस केस में क्या होगा. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरएल लोड के केस में क्या होगा. को मिटा देता हूं. तो इस केस में भी हम लोग देखते हैं व्हेन ओमेगा टी, और 10-15 मिनट, हाँ इस केस में भी देखते हैं व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 210 डिग्री. ठीक है, दैट इज यहां से लेकर के यहां के बीच में क्या हो रहा है. क्यों, क्योंकि इससे पहले का तो आउटपुट वोल्टेज हमें पता है. इस केस में क्या है, सिंस लोड इज हाईली इंडक्टिव, करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं हो सकता है. ठीक है, करंट का वेवफॉर्म कुछ इस तरीके का है. ठीक है, आउटपुट करंट I0. सो करंट हमारा जीरो नहीं हो सकता है. तो करंट जीरो नहीं होगा तो क्या चाहिए, करंट को फ्लो करने के लिए कोई पाथ चाहिए. ठीक है, तो करंट किस पाथ से फ्लो करेगा देख लेते हैं. इस इंस्टेंट पे कंडीशन क्या है, T1 हमारा पहले से कंडक्ट कर रहा है, T3 हमारा ऑफ है. ठीक है, स्विच ऑफ है, T5 ऑफ है, तो जो I0 है वो T1 के थ्रू ही कंडक्ट करेगा. ठीक है, सो जब T1 के थ्रू ही कंडक्ट करेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VAN. सो इस पीरियड में भी जो आउटपुट वोल्टेज है वो VAN ही रहेगा. क्यों, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए था. तो T3 के अक्रॉस T3 ही क्या करेगा, कंडक्ट करेगा ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो. सो इस पीरियड में क्या है कि हमारा T1 विल कंडक्ट अप टू 210 डिग्री एंड सिमिलरली आगे इसको बढ़ा दो एंड दिस इज अप टू 330 एंड दिस इज अप टू 450. ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी होगा कि सिंस करंट हमारा कंटिन्यूअस है इसलिए क्या करेगा, उसको फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए. तो पाथ कौन प्रोवाइड करेगा, T3 ही प्रोवाइड करेगा. ठीक है, और इस केस में भी पहले से कौन कंडक्ट कर रहा है, T5 कंडक्ट कर रहा है. तो एट दिस इंस्टेंट वोल्टेज निगेटिव हो गया मगर करंट जो है वो उसको फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए, तो ये T5 के थ्रू ही फ्लो करेगा. सो नेगेटिव वोल्टेज विल अपीयर हियर, हियर एंड हियर. ठीक है, सो इस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा दिस विल बी आवर आउटपुट वोल्टेज. इसमें कोई डाउट है तो बताओ.
नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहीं पे मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 30 डिग्री। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, 150 प्लस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 150 प्लस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज विल आइदर क्या होगा, VAN होगा या फिर VBN होगा या फिर VCN होगा। ठीक है, एंड व्हेन 150 प्लस अल्फा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में 150 डिग्री से लेकर के इस केस में क्या होगा, 150 डिग्री से लेकर के 150 प्लस अल्फा के लिए आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर आर लोड। आर लोड के केस में व्हेन अल्फा इज और हम 150 प्लस अल्फा इज लेस देन 180 डिग्री और अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, देन V आउटपुट विल बी VAN, VBN और VCN, इसी तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है ना, एंड व्हेन 150 प्लस अल्फा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो 150 प्लस डिग्री से लेके 150 प्लस अल्फा के लिए, सॉरी 180 डिग्री से लेकर के 150 प्लस अल्फा के लिए आउटपुट वोल्टेज 0। सो इस पीरियड में आउटपुट वोल्टेज 0 आएगा। सिमिलरली बी फेज के लिए भी कर लो, सी फेज के लिए भी देख लो। ठीक है, नाउ यदि लोड हमारा कंटिन्यूअस कंडक्शन है, दैट इज हाईली इंडक्टिव, हाईली इंडक्टिव लोड रहेगा, तो फॉर ऑल केसेस क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा आउटपुट वोल्टेज विल बी आइदर VAN और VBN और VCN। सो मिटा देता हूं। So when load is highly inductive, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VAN और VBN और VCN एंड थायरिस्टर विल कंडक्ट फ्रॉम T1, थायरिस्टर कंडक्ट करेगा फ्रॉम 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा। ठीक है, इस केस में भी T1 थायरिस्टर अकॉर्डिंगली T2 T3 का देख लो। इस केस में भी T1 थायरिस्टर कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, 30 डिग्री प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा। इस केस में T1 थायरिस्टर कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, 30 प्लस अल्फा से 180 डिग्री तक। ठीक है, T2 कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, 150 प्लस अल्फा से आगे तक, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट कितना है, 300 डिग्री है, 300 डिग्री तक कंडक्ट करेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कंडक्शन ऑफ T1 आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। सो इस केस में V एवरेज भी होगा 2। ठीक है, V एवरेज भी इस केस में 2 होगा। फर्स्ट क्या है, व्हेन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 30 डिग्री और लोड इज हाईली इंडक्टिव। ठीक है,
अल्फा इज लेस देन 30 डिग्री और लोड इज हाईली इंडक्टिव। इस केस में कंडक्शन कहां से कहां तक होगा, 30 प्लस अल्फा से लेकर के 150 प्लस अल्फा के बीच में। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है, एक डायोड 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है तो 2π/3, 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा VMP साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इस पीरियड में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू VAN विच इज इक्वल टू VMP साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे VMP क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3VMP बाय 2π, साइन का इंटीग्रेशन हो गया कॉस, सो कॉस 30 प्लस अल्फा माइनस कॉस 150 प्लस अल्फा। ठीक है, सॉल्व दिस, और इसको सॉल्व करने से इसकी वैल्यू आएगी 3√3 VMP बाय 2π इंटू कॉस अल्फा। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, cos 30 कॉस अल्फा माइनस साइन 30 साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा cos 150 कॉस अल्फा माइनस साइन 150 1 अल्फा साइन अल्फा। तो साइन 30 और साइन 150 सेम होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन वाला टर्म कट जाएगा, तो क्या बच गया, cos 30 cos अल्फा माइनस cos 150 cos अल्फा। cos 150 होता है माइनस cos 30 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos 30 cos अल्फा। तो cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2, 2 इंटू दिस मच इंटू cos अल्फा, इट इज इक्वल टू √3 cos अल्फा। तो दिस इज, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3VML बाय 2π इंटू cos अल्फा। ठीक है, 3VML कितना था, तो 3VML बाय 2π इंटू cos अल्फा हो गया हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ना RMS वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0 RMS 1/2π/3 30 प्लस अल्फा से 150 प्लस अल्फा VMP स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी अंडर रूट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, VMP स्क्वायर इंटू 3/4π ठीक है, ये हो गया RMS आउटपुट वोल्टेज। तो दिस इज ट्रू, इस केस के लिए ये ट्रू है व्हेन अल्फा इज लेस देन 30 डिग्री और लोड इज हाईली इंडक्टिव। इन दोनों में से कुछ भी होगा, एंड जब लोड हाईली इंडक्टिव होगा तो अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेस देन 30 और ग्रेटर देन 30 दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन एवरेज आउटपुट वोल्टेज, व्हेन V0 average when alpha is greater than 30 degree and load is resistive। ठीक है, R लोड है और अल्फा 30 डिग्री से ज्यादा है, उस केस में हम लोगों ने देखा था कंडक्शन कहां से कहां के बीच में हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है T1 का 30 प्लस अल्फा से 180 डिग्री के बीच में ही कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VAN
साइन ओमेगा टी। सो एवरेज आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा 1/2π/3 30 प्लस अल्फा से 180 डिग्री VAN साइन ओमेगा VAN and it is equal to VMP sin omega t. So this is VMP sin omega t d omega t, ठीक है। ये हो गया 3VMP by 2π इंटू साइन का इंटीग्रेशन हो गया cos 30 प्लस अल्फा माइनस cos 180 डिग्री। सो ये हो गया 3VMP by 2π इंटू 1 प्लस cos 30 प्लस अल्फा। ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू कब, व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री एंड लोड इज रेसिस्टिव, ठीक है। इसी तरीके से आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे इस केस में। ये हो जाएगा 1/2π/3 30 प्लस अल्फा से 180 डिग्री MP साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी अंडर रूट। तो इसको फाइंड करो, सॉल्व करके इट विल कम अराउंड VMP स्क्वायर बाय 3 डिवाइडेड बाय 4π 5π/6 माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 60 प्लस 2 अल्फा अंडर रूट। तो दिस विल बी आवर आरएमएस वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारा 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर एंड बोथ कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर इसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिएगा। हाँ हाँ कर देंगे, नोट्स नहीं लिख रहे हैं सर। ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।